नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की साथियों एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, जैसे यूपी जीआईसी है, जीडीसी है, कॉलेज लेक्चरर या स्कूल कैडर, कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज कैडर, स्कूल लेक्चरर, स्कूल टीचर की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक भी कर सकते, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा साथ ही यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम करके। टेलीग्राम पर जाकर सर्च बार में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहे तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका नंबर नोट कर लीजिए आप। उसका नंबर है 9250710079। तो ये हमारा नंबर है 9250710079। इस नंबर पर मैसेज करिए, आप अपना नाम और डिटेल लेकर भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लिख दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे वहाँ से। ठीक है। तो ये तो था हमारे चैनल के बारे में। तो साथियों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए, शेयर करिए मैक्सिमम जितना अपने फ्रेंड सर्कल में हो सके, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथ, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम से मिल सके। अगर साथियों आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए हमारा नंबर नीचे दिया गया है, क्योंकि सबको पता है साथियों कि हमारा कोई पेड कोर्स तो चलता नहीं है। ठीक है। तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आप सभी को, जिसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए नंबर दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप हमें इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने क्लास में। क्लास में सबको पता होगा साथियों कि हमारा फास्ट रिवीजन चल रहा है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चल रहा है हमारा। स्टार्टिंग से एंशिएंट इंडिया से हम कर रहे हैं, और अभी फिलहाल जो हमारा चल रहा है मौर्योत्तर काल चल रहा है। ठीक है। तो इसी संदर्भ में आपका शक, शक, हूण, कुषाण और आपका सातवाहन, शुंग काल, ये इन सभी के ऊपर हम वन बाय वन करके मौर्यों के बाद और गुप्तों से पहले का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है। उसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो इसी संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है साथियों कि कुषाण राज्य से सिंधु सोवियत के प्रदेश किस शासक ने छीने थे। हाँ, बताइए, कुषाण राज्य से सिंधु और सोवियत के प्रदेश किस शासक ने छीन लिए थे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर करने के लिए साथियों आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही अपना आपने अपना राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जो आप अपना राइट आंसर 1 2 3 4 या ABCD चूज करें, उसमें साथ अपना क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करें, ताकि आसान रहती है मुझे देखने में कि कितने लोगों के किस स्टूडेंट ने कौन सा आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर पुटअप किया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, तो उसका देख लेना। एक मिनट साथियों, जरा कॉल आ रही है। तो बताइए इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रुद्रदमन ने कुषाण राज्य से ये सिंधु और सोवियत के प्रदेश जो आज आधुनिक पाकिस्तान में है, सिंध बलूचिस्तान, सोवियत के प्रदेश ये छीन लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों। क्या कहता है कि किस ग्रंथ में उल्लेख है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उसके राजा को पराजित किया तथा बुद्ध का एक भिक्षा पात्र, तथा वहां से अश्वघोष कवि बुद्ध का एक भिक्षा पात्र और एक अद्भुत मुर्गा लाया था। कुक्कुट है वहां पर, कुक्कुट यानी मुर्गा, चिकन, मुर्गा लेकर के आया था। कौन से ग्रंथ में ये डिटेल मिलती है हमें, बताइए साथियों।
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्री धम्म पिटक निदान सूत्र। ये फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। श्री धम्म पिटक या धर्म पिटक निदान सूत्र क्या रहेगा? श्री 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 धम्म पिटक निदान सूत्र पाली में बोलेंगे तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहता है कि कुषाण काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किस विद्वान ने कहा है? सभी विद्वानों ने मौर्य काल को, आपका गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा है, लेकिन एक इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुषाण काल को भी प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा था। तो बताइए साथियों कौन से विद्वान ने कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रामशरण शर्मा। आर एस शर्मा ये वही हैं जो क्या बोलते हैं आपका एनसीईआरटी वाले। आर एस शर्मा या रामशरण शर्मा वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता है किस शासक के सिक्कों पर हिंद, यवन, ईरानी तथा भारतीय देवताओं की आकृतियां मिलती है? बताइए। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का साथ राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कनिष्क। विष के सिक्कों पर सर्वाधिक, ये गलत दे रखा यार इन्होंने, एक्सप्लेन कुछ और करता है। अच्छा, विष के सिक्कों पर सर्वाधिक हिंदू देवताओं की आकृति मिले। हाँ बिल्कुल सही कहता है, बलराम की और कृष्ण की मिलती है, वही बलराम की खास तौर से मिलती है। नेट का क्वेश्चन है, विष के सिक्कों पर बलराम की आकृति मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर कनिष्क के जो है इसके सिक्कों पर सबसे ज़्यादा ईरानी आप क्या हिंदू देवी देवताओं के, हिंद, यवन, ईरानी और हिंदू देवी देवताओं का चित्रांकन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शासक ने समुद्रगुप्त की भांति पराजित राजाओं के राज्य पुनः वापस कर दिए तथा उसे अभिलेखों में भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। बताइए साथियों किस राजा ने समुद्रगुप्त की तरह ही जीते हुए राज्यों को, उनके राजाओं को वापस लौटा दिया था और अभिलेखों में कहा गया उसको? बताइए कौन सा शासक था वो? ठीक है सर, तो क्या है अब हम जो टाइम पीरियड में चर्चा करने जा रहे हैं ना वो हम कर रहे हैं फिलहाल आपका 200 BC से लेकर के 200 AD के लगभग, क्योंकि 185 BC में मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है
प्रदर्थ का अंतिम सम्राट का हत्या कर देता है। उसका क्या वो सेनापति पुष्यमित्र शुंग और शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है। शुंग के बाद आपका आ जाता है कन्नू के साथ साथ आपके सातवाहन चलते हैं, ठीक है। और इसमें और लास्ट में 240 तक आकर के आपका स्थापित हो जाता है गुप्ता डायनेस्टी। यहाँ पे श्रीगुप्त जो होता है गुप्त साम्राज्य की स्थापना करता है। हालांकि वो राजा नहीं होता है, सामंत ही होता है, ठीक है। श्रीगुप्त, उसके बाद फिर आपके और राजा आ जाते हैं, ठीक है। और मेन होता है कुमारगुप्त, ठीक है ना। इसलिए कहीं कहीं आपको 319 भी मिलेगा है। गुप्त शासकों का संवत 319 AD और गुप्त साम्राज्य स्टार्टिंग भी कहीं कहीं आपको 300 AD से 319 से भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 240 से श्रीगुप्त को माना गया है और 340 AD में स्थापना की थी। लेकिन वो राजा नहीं था, वो एक सामंत प्रकार का छोटा राजा था, सामंत प्रकार का था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट इसको देख लेना आप लोग। हमारे हिस्ट्री में टाइम पीरियड का बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है साथियों, तो हर टाइम के अनुसार ध्यान होना चाहिए आपको क्या चल रहा है क्या नहीं। तो पता ही क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रुद्रदमन। ये देखिए इसकी डिटेल भी दे दी है यहाँ पर, पढ़ लेना था अच्छे से। ये चीज़ होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अपना आगे इन फ्यूचर के लिए आप पे काम आएगा। पहलव वंश का कौन सा राजा था जिसको ईसाई अनुश्रुतियों में संपूर्ण बात का राजा कहा गया। हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, पहलव राजवंश की बात हो रही है। ये भी यूनानी राजवंश था जिसने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला करा था, आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान पे जीत लिया था। तो बताइए सर इसका साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। सबको पता होगा यार, ईसाई जहाँ पे आ जाए ना, ईसाई अनुश्रुतियों में कहा गया तो एक ही राजा हुआ है और वो हुआ आपका गुंडोफर। और इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए आया था, जिसकी वहीं पर हत्या हो गई थी मद्रास के पास में। कोई बताएगा उसकी कब्र कहाँ पर है? ज़रा देखते हैं कितने लोगों को याद। मैंने पहले भी 2 बार बता चुका हूँ थ्योरी क्लास में भी, MCQ में भी, कि एकमात्र ईसाई वो क्या बोलते हैं पादरी जो आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, उसकी हत्या भी यहीं पे कुछ डाकुओं ने कर दी थी। उसकी कब्र भी बनी हुई है दक्षिण भारत में। तो इधर बताइए उसकी दक्षिण भारत में कब्र कहाँ पर है, देखते कितने लोगों को याद है। इसी दरबार पर ईसाई सेंट थॉमस आया था, आ गया ना, देख लो वो डिटेल। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन से शासक पहले आए थे, कुषाण शासक, हिंदू यूनानी या पहलव। पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, सबसे लास्ट में कौन थे। सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में आसानी से आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ आप सभी को शादी, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है कि मेन रोड बन रहा है हमारा, तो उसकी तुड़ाई का काम चल रहा है, JCB मशीन लगी हुई है और उसको तोड़ रहे हैं। अभी 5-7 साल पहले नया रोड बना था, फिर पाइपलाइन डाल दी, सीवर लाइन, उसको तोड़ करके नए रोड को तोड़ करके सीवर लाइन डाली है, ठीक। अब उसको पूरे को तोड़ रहे हैं। अकल बेवकूफ़ों का इतनी अकल नहीं कि जितना जितना टूटा हुआ है उसी को दोबारा रिपेयर कर दो, क्या दिक्कत है। पूरा रोड बड़ा जरूरी बनाना है, लेकिन वही बात है ना,
पूरा रोड बनाएंगे तभी तो कुछ खाने को मिलेगा, हरामखोरों को, नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को। इंडिया के लोग साले बिकाऊ होते, निकम्मे, नाकारा, कमजोर लोग, साले किसी काम के नहीं होते। अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल 100 साल तो अभी तक चल रहा है। आपने देखा होगा ना, पुल है, रेलवे का सिस्टम है, उन्हीं का द्वारा डेवलप कब तक चल रहा है वो। ये इंडियन साले हर 10 साल में नई चीज़ें बनाएंगे, फिर 10 साल में गिरा देंगे, फिर नहीं बनाएंगे, फिर 10 साल में गिरा देंगे। ये इंडियन की औकात होती है, बस इनकी इतनी, खाने में लगे रहेंगे साले। तो इस क्वेश्चन के साथ देखिए राइट आंसर जो होगा ना वो होगा आपका 4, यानी कि 3 2 4 1। एक मिनट, 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 डिटेल दे रखी है क्या? सबसे पहले आपको पता होगा साथियों कि हिंदी यूनानी आए थे, इसके बाद आए थे आपके शक, शकों के बाद आपके पहलव आ गए थे, और पहलवों के साथ सबसे लास्ट में आए थे आपके कुषाण साम्राज्य वाले। इसका कुषाणों का सबसे काफ़ी लंबा वो चला था, क्या बोलते हैं, वंश, राजवंश काफ़ी लंबा चला था। तो ये अपना देख लेना, डिटेल इसकी मिल जाएगी आप सभी को। आगे चलते हैं। हिंदी यवन राजवंश का अंतिम शासक जिसके सामंत कजुल कड़फिस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। हाँ, हिंदी यवन राजवंश का अंतिम शासक कौन सा था जिसका कि सामंत कजुल कड़फिस था, और कजुल कड़फिस ने ही कुषाण वंश की स्थापना की थी। 5 कबीले थे ना ये, यूची और तोखरी। यूची कहा गया है जिनको कि चाइनीज, मंगोलिया, मंगोलियन और चाइनीज संक्रमणों में यूची या तोखरा या तोखरी कहा गया है। तो उनको उसने भी, कजुल कड़फिस ने 5 कबीलों को मिला करके, कितने कबीलों को, 5 कबीलों को मिला करके कुषाणों की स्थापना की थी, कुषाण राजवंश की। कजुल कड़फिस मेन था, उसके बाद आपका भीम कड़फिस, उसके बाद कनिष्क। इस कुषाण साम्राज्य कनिष्क सबसे महानतम शासक माना गया है साम्राज्य के आधार पर। बाद में वो बौद्ध हो गया था। उसके बाद आपके हुइस्क और शू ज्येष्ठ वगैरह आ जाते हैं। तो इसका जो 33 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हर्मियस। कौन था वो? हर्मियस शासक था हिंदी वन का अंत में, जिसका कि शासक था और सामंत था कजुल कड़फिस, जिसने कि कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। हाँ, किस शासक ने भारत में सोने के शुद्ध सिक्के चलाए और उसके सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल की आकृति तथा उसकी उपाधि माहेश्वर थी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शैव था, इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो शासक शैव धर्म को मानने वाला था, क्योंकि उसके सिक्कों पर शिव का वाहन नंदी, बैल और त्रिशूल की आकृति मिलती है, और वो उसकी उपाधि मिलती है माहेश्वर। महेश्वर तो पता होगा, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जो है शिव का ही एक उपनाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विम कड़फिस। यही एकमात्र कुषाण शासक जिसने की सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे स्टार्टिंग में। शुरुआत सोने सिक्कों की भारत प्रदेश में इसी ने की थी, कुषाण शासकों में। क्या कहते हैं, किस ग्रंथ में शकों द्वारा उज्जैन पर आक्रमण तथा विक्रमादित्य द्वारा उन्हें पराजित करने के उपरांत पराजित करने का उल्लेख? हाँ, कौन से ग्रंथ में शकों द्वारा उज्जैन पर हमला किया गया था? उज्जैन का शासक जो विक्रमादित्य था उसने इन्हें परास्त कर दिया था, उनको भगा दी। तो इसी उपलक्ष्य में उसने क्या चलाया था? विक्रम संवत, अपने नाम से क्या चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। विक्रम संवत चलाया था जो कि 57 BC,
फर्स्ट बीसी पहली शताब्दी के 57 बीसी में चलाया था, 57 ईसा पूर्व में चलाया था विक्रम संवत। ये पता होना चाहिए आपको, आज भी चलता आ रहा है विक्रम संवत और शक संवत, दो ऑथेंटिक संवत है हमारे। तो जरा बताइए, भारत सरकार आधिकारिक रूप से कौन से संवत का प्रयोग करती है? आपके लिए आज का सवाल, भारत सरकार जो है ऑथेंटिक रूप से सरकारी अभिलेखों में, गजट में, राजपत्रों में कौन से अभिलेख का प्रयोग और कौन से संवत का प्रयोग करते हैं? एक और सवाल आपके लिए, सवालों में से सवाल बनते साथियों, ध्यान रखना। कहते हैं ना कि संगत में से कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस, हाँ, और घिस घिस करके आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। गुरु जी कहते हैं, खैर छोड़ो यार, तुम अपना काम ही कर लो, यही बहुत आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि काल का आचार्य कथानक में उल्लेख मिलता में ऐसा। क्षकों द्वारा उज्जैन पर हमला और विक्रमादित्य द्वारा उन्हें खदेड़ देना, और उसके बाद फिर 57 बीसी की घटना थी, और उसी समय में उसने इसी उपलक्ष्य में विक्रम संवत का शुरुआत की थी। ठीक है, काल का आचार्य कथानक की बात हो रही है, ध्यान रखना। आगे फिर द्वारा पूछा जा सकता है आपसे। आगे कहता है कि मिलिंद पन्हो नागसेन में, मिनांडर और नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु था उसका, और मिनांडर एक राजा आया था यमन, उसका दोनों की वार्तालाप, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ था बौद्ध धर्म को लेकर के, उसको लिखा गया है मिलिंद पन्हो में। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ था, नागसेन के द्वारा रचा गया। तो कहते हैं कि उसमें किसी राजधानी नगर का वर्णन है जिसमें बाजार बहुमूल्य वस्तुओं से भरा पड़ा है। नगर की शोभा देखने से लगता है कि साक्षात स्वर्गलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। साथ को देखिए, आज के जैसे मॉल होते हैं, जैसे भरा होता मॉल, इसी प्रकार का बाजार का उल्लेख उसमें, राजधानी नगर का वर्णन है। कौन से नगर राजधानी का वर्णन उसमें? पाटलिपुत्र पटना, पेशावर फिरोजपुर आज का पाकिस्तान में, शाकल सियालकोट यही पाकिस्तान में है, या फिर उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सबको पता होगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वो। तो इसके बाद इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शाकल में, यानी कि सियालकोट जो कि आधुनिक पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान में क्या हालात है देख रहे होंगे आप, भूखमरी है पाकिस्तान के अंदर। जहाँ जहाँ इस्लाम गया है ना साथियों, प्लीज़ मेरी बात को नेगेटिव वे मत लीजिए। जहाँ रेडिकल इस्लाम जहाँ जहाँ पहुँचा ना, उसने ऐसा ही किया है, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरेबिया हो। वो तो तेल, और वो पास थोड़ा तेल आ गया तो इसलिए वो गल्फ़ कंट्री थोड़ा डेवलप हो गया। अदरवाइज और सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले का अगर आप देखोगे 70s से, जब तक अरबों के पास तेल नहीं था, बहुत बुरे हालात थे इनके, बहुत माड़े हालात थे। और दूसरा इनके पास एक मात्र जरिया था हज का, हज के माध्यम से वहाँ की इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट आ जाता था। तो कि लोग हज करने जाते वहाँ खाते पीते रहते थे, तो वहाँ के उनको लोगों को रोज़गार मिलता था, बस और कुछ नहीं उनके पास। ये तो अब तेल, अरबों के पास तेल जब से आया ना, तब उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। तो आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, हेलियोडोरस जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा में विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। अयोध्या अभिलेख यानी धनदेव अभिलेख जो है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख शासक भागभद्र में इसका उल्लेख है। वह किस यवन राजदूत का शासक था? किस यवन राजदूत का शासक का राजदूत था, बताइए साथियों। हेलियोडोरस जो भागवत धर्म जिसने ग्रहण किया था ना, और विद्या विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। भागवत धर्म का पहला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य माना गया है हेलियोडोरस का विदिशाभिलेख, स्तंभलेख या विष्णु ध्वज, विष्णु का स्तुति है उसमें। अयोध्या के राजा अयोध्या के तत्कालीन शासक भागभद्र के दरबार में आया था, इसका उल्लेख है। वह किस यवन शासक का राजदूत, किसने उसको भेजा था? सिंपल क्वेश्चन है यार, कई बार नेट में पूछा जा चुका है बार बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2,
इंडियल किड्स, इंडियल सीड्स मिलेगा कहीं पर, कहीं कर आपको इंडियल किड्स मिलेगा, एक ही बात है, कन्फ्यूज मत हुआ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैच मेकिंग मिला लीजिए आप अब इनको। तो पता ही साथियों इसका राइट आंसर कहा क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मैच मेकिंग कर लीजिए आप। 3 4 5 1 2, यानी कि मथुरा सिंह स्तंभ लेख जो है, जी मथुरा का स्तंभ लेख जिसके ऊपर सिंह की मूर्ति है, वो आपका थर्ड से हो जाएगा, यानी कि राजूबुल से। ठीक है, और आपका बी का फोर्थ हो जाएगा सुई विहार लेख, आपका कनिष्क से संबंध हो जाएगा। तख्ते बाह्य अभिलेख ये आपका गोंडोफर्निस से हो जाएगा। मथुरा दान पात्र अभिलेख ये हो जाएगा आपका शोडास से, मथुरा दान पात्र लेख शोडास से। और ना अंतिम ई जो है जुन्नार या नासिक गुहा लेख ये हो जाएगा आपका संबंधित नहपान से। ठीक, इस प्रकार से आपका ये मैच हो जाएंगे और इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उस दिन पहले मैंने पूछा था आपसे, नेट का आया हुआ क्वेश्चन साथियों, 2019 में या 20 में आया था शायद ये। ठीक है, कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, बताइए जरा। वैसे एक बात बताऊं साथियों, खैर पहले राइट आंसर दो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा, देखिए साथी इसका क्या होगा कि सबको पता है विक्रम संवत कब था, अभी मैंने बताया आपको 57 बी सी। ठीक है, और शक संवत का जो है ये कितना हो जाएगा आपका 78 ए डी, 78 ए डी, फर्स्ट सेंचुरी ए डी में। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए आप, 5 और एक 13, 135 आ जाएगा ये। और जिसको इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ना पता हो ना साथियों, वो तो मेरे सामने तो मैं उसकी पिटाई करता, सही बताऊँ तो। इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 कहता है कौन सा कथन गलत है, बताइए साथियों कि इसमें गलत कथन चूज करना आपने। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सात करने के घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। हमारा तो नगर कोंडा का स्तूप गौतम पुत्र सातकर्ण के अभिलेख, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा कथन गलत है जो इसमें, और वही इसका राइट आंसर होगा। 1 2 3 पर ABCD लिख दिया करो यार, ज़्यादा आसानी रहती है मुझे भी देखने में। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ABC या D, तो पता लग जाएगा।
एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी से कि आजकल राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जाएंगे। वो काफ़ी दिनों तक चलेगी ये यात्रा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक टी शर्ट पहनी जिसके ऊपर लेकर विवाद हो गया, वो बहुत महंगी ब्रांड की टी शर्ट है। तो ज़रा सर्च करके बताइएगा उस टी शर्ट की कीमत कितनी है, उस एक टी शर्ट की कीमत कितनी है जो उसको राहुल गांधी पहन करके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और गरीबों की बात उठा रहे हैं। गरीबी दूर करने की बात कह रहे हैं, महंगाई कह रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और उस टी शर्ट की कीमत आपको शौक कर देगी, इतनी महंगी है वो टी शर्ट, एक टी शर्ट। तो ज़रा बताइए वो टी शर्ट की रेट कितने हैं। एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को और कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को पॉज करके बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि खारवेल को कहा गया है, ना कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ये गलत है, इसी का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खारवेल को कहा गया, खारवेल की उदयगिरी की पहाड़ियों में तथा खंडगिरी की पहाड़ियों में अनंत गुफा तथा रानी गुफा, अनंत गुफा तथा रानी गुफा का निर्माण कराया था खारवेल ने। खारवेल को कहा गया है अभिलेखों में राजऋषि धर्मराज तथा भिक्षुराज, कलिंग का शासक था ना खारवेल, वही। क्या अच्छा शासक था ये। नेक्स्ट कहता है किस ग्रंथ में कहा गया है कि यवन बर्बर है परंतु ज्योतिष का जन्म उनसे ही हुआ, अतः वे ऋषियों के समाधि सम्मान के योग्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवा चुका हूँ इसको। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वृहत संहिता। वृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, वो ये वराह मिहिर की रचना मानी गई वृहत संहिता। ठीक है, वराह मिहिर की रचना मानी गई वृहत संहिता। और एक यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। एक तो ये जो बना गया आपका सामने है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि रोमक और पोलिश सिद्धांत, यद्यपि यद्यपि यवन लोग बर्बर हैं किंतु रोमक और पोलिश सिद्धांत उन्हीं की देन है। ये कौन से ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, ये मिलता है हमें गार्गी संहिता में। कौन सी संहिता, गार्गी संहिता में। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों मैं आपका पहले भी करवा चुका हूँ, ये आप नोट कर लीजिए अपने। ठीक है, दोनों 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हमारे ज्योतिष विद्या में 5 सिद्धांत माने गए जिसमें से कि 2 रोमक सिद्धांत और पोलिश सिद्धांत जो है वो यहीं से लिए गए हैं, यवनों से। गार्गी संहिता में से उल्लेख मिलता है हमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यूची जाति 5 शाखाओं में बट गई थी, इनमें से कुषाण की कौन सी शाखा थी, बताइए कुषाण कौन सी शाखा से संबंधित थे। चाइनीज थे, एक तरह से मंगोलिया और चाइना का जो बॉर्डर उस तरफ से आए थे, वो उन्होंने मार मार कर भगा दिया था उनको। तो फिर उन्होंने एक शाखा उनकी उधर चली गई थी, 5 शाखाओं में बट गए थे। एक तो रोम की तरफ चली गई थी और एक इधर आ गई थी, है ना। तो उसकी 5 शाखाओं को में से जो इधर से तरफ आई थी, ये क्या उत्तर पूर्व एशिया की तरफ जो आई थी ना, उत्तर पश्चिम एशिया की तरफ जो आई थी, उसकी 5 शाखाएं थी। उस 5 शाखाओं को एक करके इसने बनाया था, क्या बोलते हैं आपके कुजुल फीसिस ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी फिर, जिसका कि सबसे प्रतापी शासक हुआ था आपका कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3, कुइशुआंग। ये शाखा संबंध रखते थे कुषाण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुश्रुत संहिता, सुश्रुत में मोतियाबिंद, पथरी तथा कई रोगों का उपचार बताया गया है। इसमें शल्य चिकित्सा के कितने उपकरणों को उल्लेख, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। शल्य चिकित्सा कितने उपकरणों का उल्लेख है? शल्य चिकित्सा बोले तो ऑपरेशन, चीरा फाड़ी करने के जो इंस्ट्रूमेंट, कैंची, ब्लेड, कटर वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, सुइयाँ सिलाई करने के लिए जो इस्तेमाल होती है, उस पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का उपकरणों का उल्लेख किया गया। तो कितने उपकरणों का उल्लेख मिलता है उसमें, हम बताइए साथियों, जो कि स्टील से बने होते थे। श्वेत धातु, या उसमें संस्करण में लिखा गया श्वेत लोहा, लोहा नहीं कुछ और ही नाम है, श्वेत पता नहीं अयस्क है या पता नहीं क्या ऐसा करके कुछ लिखा हुआ, मुझे बहुत पहले पढ़ा था मैंने। तो उसका इस्तेमाल जो है स्टील से लगाया, यानी कि उस समय का बढ़िया इतना स्टील बढ़िया था, होता था, उस पर जंग नहीं लगता था साथियों। आज का स्टील ले लो आप, जंग लग जाएगा। लेकिन एक कंपनी है जो कि स्टील के प्रोडक्ट बनाती है, उसके प्रोडक्ट वो गारंटी देती है 10 साल की, कि 10 साल तक उनके प्रोडक्ट ख़राब नहीं होंगे और ना ही उनके ऊपर कोई जंग लगेगा। उस कंपनी का नाम है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो स्टील के प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे बर्तन वगैरह बनाती है और गारंटी देती है। हालांकि थोड़े कॉस्टली होते हैं उसके बर्तन, सेल वगैरह लगाते हैं बड़े बड़े म्यूजियम वगैरह में, वो लोग मेले में या फिर बड़े बड़े होते हैं ना सिम्पोजियम वगैरह में, उनमें तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। तो कितने उपकरणों का उल्लेख मिलता है सुश्रुत संहिता के अंदर? वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 121 प्रकार के। ये कहीं 125 भी मिलेगा आपको, कहीं 125 भी मिल सकता है। राजीव दीक्षित 125 प्रकार के उल्लेखों का बर्तन क्या बोलते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स का उपकरणों का उल्लेख करते हैं, यहाँ पे 121 दिया हुआ है। तो 120 के आसपास ही मिलेगा, 120 से 25 के बीच में मान लीजिए आप। चरक संहिता, चरक कनिष्क के समकालीन थे चरक, इसमें मृगी, क्षमा, क्षमा को पता है क्षमा कौन सा रोग था? कुष्ठ रोग आदि का वर्णन किया गया है। आदि का वर्णन आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नागार्जुन, कनिष्क ने धातुओं द्वारा चिकित्सा का प्रावधान किया। हाँ, इस रस चिकित्सा के विद्वान माने गए हैं नागार्जुन। रस चिकित्सा और भस्म, जो स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, चांदी की भस्म, लोह भस्म जो बनाई जाती है ना, धातुओं को जला करके उसकी भस्म, यानी भस्म बोले तो राख बना ली जाती है, सफ़ेद राख। आयुर्वेद में उसकी बहुत मेहनत, बहुत महंगी होती है वो, उसकी ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है तब उन धातुओं की भस्म से इलाज किया जाता है। काफ़ी कॉस्टली होता है प्रोसेस जो होता है ये। अरे मैंने बहुत पढ़ा है यार, ऐसा मत बोलो, मैंने बहुत पढ़ा है आयुर्वेद के बारे में। हमारा अपनी चीज़ों पर विश्वास किया करो, अपनी चीज़ों के ऊपर लिया करो यार, क्या ज़रूरत है मेडिकल उसमें जाने की। हमारा 60 से 80% हमारी पॉपुलेशन तो एक बीमारियाँ ऐसी होती जो आयुर्वेद से ठीक हो जाती जनरली। परहेज करो, आयुर्वेद कहते हैं परहेज करो, मेडिकल साइंस कहते हैं कि कुछ भी खाओ परहेज मत करो, उसके बाद इलाज करवाओ। तो ऐसी ऐसा खाना पीना मत खाओ ना जो इससे बीमारी बने बीमारी बने ही ना। आयुर्वेद कहते हैं कि ऐसा आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए जो बीमारी ना हो आप। मेडिकल साइंस कहते हैं कि बीमार आप हो जाओ, हम बैठे हैं यार इलाज करने के लिए, मेडिकल साइंस ये कहती है। आयुर्वेद कहता है कि आप ऐसी दिनचर्या रूटीन आपकी ऐसी होनी चाहिए, खान पान ऐसा होना चाहिए जिस वजह से आप बीमार पड़ो ही ना रहेगी बात, ना बजेगी बात, हो ना बीमार हो ना इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या चाहते हो। तो क्वेश्चन 44 में कहता है कि कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन जो है इनमें से गलत है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो यार, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, 40 मिनट हो गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथ वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सिक्के सोने चांदी विमकट फिश के मिले हैं, सोने चांदी, ये गलत है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर था कनिष्क की बजाय विमकट फिशिस ने चलाए थे। विमकट फिशिस के हमें सोने चांदी और तांबे के तीनों सिक्के मिलते हैं, बाकी तीनों पॉइंट आपके ठीक है। हाँ एक बात और बता देता हूँ, ये जो है ना हिंदी में शास्त्र सर्वप्रथम सोने के लेख युक्त दिवलिपि और आकृति को सिक्का चला, ये गलत है। अब जो नई रिसर्च आई है, हालांकि बुक्स में अभी मेंशन नहीं हुआ, वो PSP पोस्टिंग प्रजापति की बुक ले लेना, उसमें कहता है कि अब जो नई रिसर्च आई है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहीं के लोगों ने चलाया था, ना कि हमने कॉपी किया था हिंदी वन शासकों से। ठीक है, आपके लिए एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इन फ्यूचर में कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले तो आप ये बता सकते हो उनको।
कश्मीरी मूल के किस बौद्ध दार्शनिक ने मध्य एशिया तथा चीन में महायान बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किया था? हाँ बताइए साथियों, कश्मीर का कौन सा बौद्ध दार्शनिक था जो मध्य एशिया और चीन में गया था महायान बौद्ध प्रचार के लिए? महायान और हीनयान दो मत थे ना, तो वो महायानी संप्रदाय का प्रचार करने के लिए गया था। उसी की देन जो आज चाइना के अंदर बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। तो इसका 45 का राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कुमार जी ये गए थे बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करने के लिए महायान बौद्ध शाखा का। किस शासक ने विदिशा को साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया? हाँ बताइए साथियों, कौन सा वो था शासक जिसने कि विदिशा को दूसरी राजधानी बनाया था अपनी? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पुष्य मित्र शुंग ने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ये मैच मेकिंग का क्वेश्चन आ गया, आपने मैच करना है। एक तरफ कुछ डिटेल दी गई, एक तरफ डिटेल दी गई, एक तरफ कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई, शब्दावली दी गई है, और एक तरफ उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किसका अर्थ क्या है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सत्य मैच में, अगर मैंने बोला 2 या 1 कुछ पॉइंट ऐसा होना जो आप 100% श्योर हो। तो मान लीजिए मुझे पता है क्या कि ग्रंथिक जो थे ना वो थे भविष्य करने वाले बताए गए। सी का फोर्थ आ जाएगा, अब सी लाइन में ढूंढ लीजिए फोर्थ कहाँ पर है आपका, इस लाइन में आ रहा खाली, तो यही है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2 पंचालिका यानी कि राजकुमारियों का खिलौना, थेरी का था बोले तो थर्ड यानी कि राजकुमारियों के द्वारा लिखित हुई ग्रंथ थेरी का था। ग्रंथिक का आपका भविष्यवाणी करने वाले 2 3 4, डी का 1 यानी कि यूथीमीडिया शाकल यानी कि सियालकोट आज का पाकिस्तान में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल, क्या दिक्कत है। कहता है कि किस शासक की उपाधि शक यवन पल्लव निषूदन त्रिसमुद्राधिपति तथा वेण कटक थी? हाँ इंपोर्टेंट, सातकर्णी अ, यहाँ सातवां शासक की बात कर रहा है। याद है ना कि वह शासक जिसके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पीते थे, वही है त्रिसमुद्राधिपति वेणकटक। और शक यवन पल्लव निषूदन यानी शक और यवनों का, शक यवन और पल्लवों का निषादन करने वाला।
तो वो था आपका ऑप्शन नंबर 2, सूर्य प्रतापी शासकों में से एक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। बताइए कौन सा कथन गलत है। कोई बताया कि जरा, वर्ण संकरता को रोकने वाला किसे कहा गया है, या वर्ण व्यवस्था को स्थापित पुनः स्थापित करने वाला कौन से शासक को कहा गया है। बताइए जरा, देखते कितने लोगों को याद है, करवा चुका हूँ ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में। तो 49 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। हाँ, आज मिलेगा, आज शाम को ले लो। अच्छा अच्छा ठीक। और ये इसकी डिटेल हो गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम सवाल हमारे सामने साथियों, क्या कहता है, कौन सा समूह गलत है। शक वंश के शासक हैं ये। शक वंशों के शासकों के बारे में कुछ डिटेल दी हुई है, 4 कथन दिए हुए हैं। इन कथनों में से आपने एक कथन जो गलत है वो बताना। बताइए कौन सा कथन होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कथन गलत है। प्रथम शक शासक जो था शोडास नहीं था, वो था आपका मगस मोगा, जिसको कहा गया अभी लिखो मग मोगा या मगस था। ठीक, गलत होगा, ये हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो साथ ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने वन करके सोल्व किया। ठीक, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेंगे जिनको माध्यम से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। फास्ट रिविजन चल रहा है हमारा। ठीक है, आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।